वालेकुम स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स 251 हमारे पास कोर्स कोड हमने स्टार्ट किया हुआ था और उस चैप्टर हम स्टार्ट किया हुआ था सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने आज एक नया टॉपिक डिस्कस करना है जो कि आपके पास है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अच्छा, इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर कवर किए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड, वहाँ पर हमने फ्री ऑसिलेशन की बात की है या फोर्स फ्री सिस्टम की बात की हमने, या हमने ऐसा मीडियम कंसिडर किया था जिसमें किसी किस्म का कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, या हमने जो है ना वो रेजिस्टेंस फ्री मीडियम की बात की थी। लेकिन अब की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी चेंज है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी हम टू एंड फ्रो मोशन को ही डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट की टू एंड फ्रो मोशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन अंडर द रेसिस्टिव मीडियम के जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपके ऑसिलेटर पर एक्ट करेगी तो आपका जो ऑसिलेटर होगा उसका जो मूव करने का जो पैटर्न होगा या उसका जो टू एंड फ्रो बिहेवियर होगा या उसका जो ऑसिलेटरी बिहेवियर होगा वो किस तरह से होगा। तो आज हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। इसमें सबसे पहले आप डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम है, जिसमें आपके पास जो है ना वो वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग जो है किसी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ अटैच है और इसके सेकंड एंड पर आपके पास जो है ना वो मैस एम लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास कोई भी रेसिस्टिव मीडियम मौजूद है। ठीक है, इसकी एक जो प्रॉब है या इसका जो दूसरा एंड है वो उस रेसिस्टिव मीडियम के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो द ऑसिलेटर मूव इन अ रेसिस्टिव मीडियम अंडर रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी कि यहाँ पर भी आपका ऑसिलेटर मूव तो करेगा, उसकी जो मोशन होगी वो ऑसिलेटरी मोशन ही होगी या टू एंड फ्रो मोशन ही होगी, लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स या कोई ना कोई आपके पास एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही होगी। ठीक है जी। तो इस तरह का जो सेटअप आपके पास होगा उसको हम नाम देंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम देंगे। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपके पास जो एम्पलीट्यूड होता है इस सिस्टम का, आपके पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। वो क्या करेगा? ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। ग्रेजुअली डिक्रीज क्यों करेगा? ग्रेजुअली डिक्रीज वो इसलिए करेगा क्योंकि आपके सिस्टम के पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा या उसके पास जो एनर्जी होगा वो एनर्जी जो है ना वो अगेंस्ट द वर्क डन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस वो आपकी एनर्जी यूज़ हो जाएगी। इन अदर वर्ड कि आपके सिस्टम के पास जो भी एनर्जी होगी, उसके पास जो भी पोटेंशियल होगा, उसमें उस पोटेंशियल या उसकी जो एनर्जी है उसका जो एक पार्ट है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज़ हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसीलिए उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करते करते क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली बिकम्स ज़ीरो। अल्टीमेटली बिकम्स ज़ीरो। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका जो सिस्टम होगा उसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी उसकी यूज हो जाएगी या उसकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाएगी किस में? टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स। यानी कि जो भी इसके पास जो इंटरनल या एक्सटर्नल इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी उन फोर्सेस को ओवरकम करने में उसका जो पार्ट ऑफ एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? यूज़ हो जाएगा। अगर हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले हम इसकी थ्योरी में वही लिखेंगे कि जी हमारे पास एक जो है ना वो मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें आपके पास एक मैस एम है और वो स्प्रिंग के साथ अटैच है और उस स्प्रिंग का जो एक एंड है वो आपके पास फिक्स सपोर्ट के साथ लगा हुआ है और इसका जो दूसरा एंड है वो किसी रेजिस्टिव मीडियम में मौजूद है। ठीक है, और जो सिस्टम आपका है वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल जो है ना वो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जब उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट करेगी और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास होगी वो कुछ इस तरह से होगी। रिस्टोरिंग फोर्स, ये इसको हम डिनोट करेंगे जी एफ आर के साथ, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस के एस।
और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, आप इस बारे में जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम की जो फोर्स होगी रिस्टोरिंग फोर्स वो हमारे अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इस वजह से यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फोर्स होगी आपके पास रेजिस्टिव मीडियम की, क्योंकि जारी बात है कि रेजिस्टिव मीडियम का भी तो इम्पैक्ट इसके ऊपर होगा ना, तो अंडर द रेजिस्टिव मीडियम वहाँ पर आपके पास जो फोर्स होगी उसको हम नाम देंगे एफ डी का नाम देंगे, यानी कि रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द मीडियम, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा माइनस बी वी। यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बी आपके पास है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी को शो करेगा, ठीक है जी। और जो बी है ये डिपेंड करेगा रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज़, रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम, यानी कि जो भी रेजिस्टिव मीडियम होगा उसकी अपनी स्पेसिफिक जो है ना वो प्रॉपर्टी होगी जो कि डिपेंड करेगी उसकी मीडियम की डेंसिटी के ऊपर, उसकी शेप के ऊपर, या फिर उसकी डायमेंशंस के ऊपर है। तो अगर हम अपने सिस्टम पर जो नेट फोर्स लग रही है, अगर हम उस नेट फोर्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास दो तरह की फिर नेट फोर्स हो जाएंगी। नंबर वन, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं, एक आपकी रेजिस्टिव फोर्स है और एक आपके पास जो है वो डैम्प्ड फोर्स है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एफ आर और एफ डी की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो नेट फोर्स आपके पास बनेगी डेट इज़ इक्वल्स टू माइनस के एक्स प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस बी वी विच इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स एंड माइनस बी इंटू वी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जब सिस्टम आपका अंडर द रेजिस्टिव फोर्स मूव करेगा तो यहाँ पर इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर आपके सिस्टम में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी इक्वेशन हम यहाँ पे न्यूटन्स का लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास जो नेट फोर्स होगा डेट इज़ इक्वल्स टू मैस इनटू एक्सेलरेशन, मैस इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नेट फोर्स है ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो आपके पास आ जी माइनस के ऑफ एक्स एंड माइनस बी वी विच इज़ इक्वल टू एम, तो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा और एक्सेलरेशन का हम यहाँ पे डेरिवेटिव लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी डी एक्स स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर। तो अगर हम सारे कंपोनेंट्स को उठा के इधर ले जाएँ तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास है वो कुछ इस तरह से बनेगी, एम डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर माइनस के एक्स माइनस बी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर आपके पास ये लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर के साथ एक जो कांस्टेंट ए आ रहा है इसको ख़त्म करना है, तो थ्रू आउट द इक्वेशन हम एम के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास रह जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर माइनस यहाँ पर आपके पास प्लस आ जाएगा, यहाँ पर ये क्वांटिटी प्लस हो जाएंगी के ओवर एम इंटू एक्स प्लस बी ओवर एम इंटू वी डेट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हम कुछ सपोजिशन करेंगे और इस इक्वेशन को हम मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि लेट हमारे पास जो b बाई एम है डेट इज़ इक्वल्स टू 2 बीटा और k बाई एम आपको पता है कि इसके बराबर होता है, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है विच इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर k बाई एम की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और b बाई एम की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 बीटा आ जाएगा। तो इस इक्वेशन की अब जो नई हमारे पास जो मॉडिफाइड फॉर्म बन के आएगी वो कुछ आपके पास इस तरह से हो जाएगी, डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस 2 बीटा डी एक्स ओवर डी टी और प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वेयर एक्स विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने जो 2 बीटा सपोज किया था, 2 बीटा हमारा किसके बराबर था, b बाई एम के इक्वल लिया था हमने, और यहाँ से अगर हम बीटा की वैल्यू निकालें तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b ओवर 2m। ये वैल्यू हमने इसलिए निकाली क्योंकि ये वैल्यू नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो यूज़ होगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले लेंगे
और अगर हम इस इक्वेशन का जो ऑक्सिलरी सॉल्यूशन है अगर वो हम सपोज करें तो हम ये करते हैं कि लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 बी। हम ये सपोज करते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल x आ रहा है उसकी जो वैल्यू आपके पास निकलेगी x इज इक्वल्स टू ए ई की पावर म्यू टी, ए ई की पावर, यानी कि हम ये सपोज करें जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू निकलेगी वो ए ई की पावर यू टी निकलेगी और इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर हमारे पास x आएगा इक्वेशन नंबर 1 में वहाँ पर उसकी वैल्यू हम रिप्लेस करवा देंगे। तो लेट सी नेक्स्ट डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इंटू एक्स की जगह पे आपके पास आ जाएगा ए ई की पावर यू टी प्लस 2 बीटा डी बाई डी टी और x की जगह पर आपके पास आ जाएगा ए ई की पावर यू टी प्लस आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए ई की पावर यू टी विच इज़ इक्वल्स टू 0। यानी कि जहाँ जहाँ पर आपके पास x था वहाँ पर हमने इस इक्वेशन को x की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब जब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ए ई की पावर यू का यू टी का और यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट है। तो जब इस इक्वेशन का हम यहाँ पर डेरिवेटिव्स लेंगे इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आपके पास आ जाएगा यू स्क्वेयर ए ई की पावर यू टी प्लस 2 बीटा यू इंटू ए ई की पावर यू टी आपके पास आ जाएगा और प्लस ओमेगा स्क्वेयर ए ई की पावर यू टी विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये ए थ्रू आउट द इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ए ई की पावर यू टी मौजूद हो तो इसको हम कॉमन लेके जब इधर करेंगे तो आपका यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो वी ओनली हैव यू स्क्वेयर प्लस 2 बीटा यू और प्लस ओमेगा स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो जिसका हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो आपको पता ही है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac/2a है। तो यहाँ पर हम उस फार्मूले को रीराइट कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास वो आ जाएगा यू आ जाएगा आपके पास n-2 बीटा प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4 बीटा स्क्वेयर माइनस 4 ओमेगा स्क्वेयर ओवर आपके पास आ जाएगा 2 अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर आपके पास जो इसके जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। आपके पास माइनस बीटा प्लस माइनस 2 का यहाँ पे स्क्वायर 4 तो कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे वी ओनली हैव बीटा स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन बनेगा और आपको पता है कि यहाँ पर अब 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो हम क्या करेंगे एक दफ़ा इसको प्लस के साथ राइट करेंगे और एक दफ़ा इसको हम माइनस के साथ राइट करेंगे। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं कि इसका जो पहला सोल्यूशन है वो आपके पास है जी माइनस बीटा प्लस स्क्वेयर रूट बीटा स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर एंड जो इसका सेकंड सोल्यूशन आपके पास है वो u2 है माइनस बीटा माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बीटा स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमने इसके जो है ना वो 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे कंसिडर किए हैं। ठीक है। और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास ये तब ही पॉसिबल होगी जब आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ग्रेटर देन आपके पास होगी रेजिस्टिव मीडियम से। ठीक है। यानी कि आपका जो सिस्टम है जो आपका ऑसिलेटरी सिस्टम है या आपका जो टू एंड फ्रो मैस स्प्रिंग सिस्टम है अगर उसकी एनर्जी या उसकी एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड है आपका जो रेजिस्टिव मीडियम है अगर उसकी मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगी तभी आपका जो सिस्टम है वो ऑसिलेट करेगा या वो टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेगा, अदरवाइज़ वो वाइब्रेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इसकी जो कंडीशन आपके पास हो जाएगी ओमेगा स्क्वेयर मस्ट बी ग्रेटर देन बीटा स्क्वेयर।
तो यहाँ पर ये इसकी जो है ना कंडीशन आपके पास होगी, कंडीशन ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन बनाया है उसको हम थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट बीटा स्क्वायर माइनस मेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो इसके ऊपर कोई इतना ख़ास जो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो स्क्वायर रूट -1 है वो आयोटा के बराबर होता है। तो हेयर बिकम्स आयोटा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इसको हम ओमेगा प्राइम का नाम दे लेंगे। तो इट विल बिकम्स ओमेगा आयोटा इनटू ओमेगा प्राइम। तो यहाँ पर हमारे पास ये सॉल्यूशन बन जाएगा वेयर जो हमारे पास ओमेगा प्राइम होगा वो किसके बराबर होगा, वो हमने लिया है जी ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ऊपर सोल्यूशन बनाया है U1 और U2, ये वाला जो सोल्यूशन आपके पास था U1 एंड U2, इसके आपके पास दो सोल्यूशन होंगे। और वो फिर आपके पास कौन कौन से होंगे, नंबर 1 इज़ U1 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस बीटा प्लस आयोटा मेगा प्राइम, एंड नंबर 2 पे आपके पास कौन सा इसका रूट बनेगा, वो आपके पास होगा U2 विच इज़ इक्वल टू माइनस बीटा माइनस आयोटा ओमेगा प्राइम। तो यहाँ पर इसके जो आपके पास है वो दो सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन सॉल्यूशंस को लेके इसका हम क्रॉसपॉन्डिंग जो है ना वो इक्वेशन ड्राइव करेंगे सिंपल डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के हवाले से। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो एक्स हम इक्वेशन बनाएंगे विच इज़ इक्वल्स टू x1 प्लस x2। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम x1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो x1 की वैल्यू फिर हमारे पास यहाँ पे क्या निकलेगी, वो आपके पास थी a1 e की पावर u1t प्लस a2 e की पावर u2 इंटू टी आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास u1 और u2 की वैल्यूज़ मौजूद है जो कि अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की हैं। ये आपके पास वैल्यू है u1 की पड़ी हुई और ये आपके पास वैल्यू u2 की। तो ये जो u1 और u2 की वैल्यूज़ हैं इसको हम इक्वेशन के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो x इज़ इक्वल्स टू a1 e की पावर u1 की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बीटा प्लस आयोटा ओमेगा प्राइम इंटू टी आ जाएगा, प्लस a2 e की पावर u2 की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बीटा माइनस आयोटा ओमेगा प्राइम इंटू टी। तो हमने जो ऑक्सिलरी सॉल्यूशन इसका जो सपोज किया था उस इक्वेशन में हमने u1 और u2 की वैल्यूज़ को क्या किया है, इंसर्ट करवाया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो e की पावर है वो माइनस बीटा के साथ भी है और t के, क्योंकि t भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर और यहाँ पे इधर भी आपका जो t है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे t के अंदर जो है ना वो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम t की वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे थ्रू आउट द ब्रैकेट, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू a1 e की पावर माइनस बीटा टी, ठीक है, और प्लस आयोटा ओमेगा प्राइम टी आपके पास आ जाएगा, प्लस a2 e की पावर माइनस बीटा टी और माइनस आयोटा ओमेगा प्राइम इंटू टी। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया कि थ्रू आउट द इक्वेशन हमने टी को मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों तरफ। अब यहाँ पर आपके पास जो ई की पावर माइनस बीटा टी है वो कॉमन आ जाएगा, तो इसका हम यहाँ पे कॉमन लेके लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ई की पावर माइनस बीटा टी इनटू यहाँ पर फिर आपके पास क्या रह जाएगा, वी ओनली हैव a1 ई की पावर आयोटा ओमेगा प्राइम टी प्लस a2 ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा प्राइम टी। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास निकलेगा इस इक्वेशन का, वो आपके पास जो इसका ऑक्सिलरी सॉल्यूशन आपके पास बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, ई की पावर माइनस बीटा टी इनटू आपके पास आ जाएगा जी a1 कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी आपके पास है। ठीक है, प्लस यहाँ पर हमारा a2 आ जाएगा और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा जी कॉज ऑफ
ओमेगा प्राइम टी, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आपके पास आ जाएगा आयोटा साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर भी a1 प्लस a2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे। पहले जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, चलो इसको पहले मल्टीप्लाई करवा के लिख लेते हैं, एक स्टेप हमारा और हो जाएगा। ई की पावर माइनस बीटा टी इन टू आपके पास आ जाएगा जी a1 कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस a1 आयोटा साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर a2 आपके पास आ जाएगा जी कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम टी माइनस a2 साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि a1 और a2 को हमने थ्रू आउट द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवा लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कॉस वाले टर्म्स है वो एक साइड पे इकट्ठी कर लेंगे, और जो साइन वाले टर्म है वो हम क्या करेंगे, एक साइड पे इकट्ठी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी कॉस ओमेगा प्राइम टी है और यहाँ पर भी कॉस ओमेगा प्राइम टी है। इसका मतलब ये कि a1 और a2 में से हमारा जो कॉस ओमेगा टी है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, x इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस बीटा टी इन टू यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी a1 प्लस a2 कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम टी आपके पास आ जाएगा, प्लस a1 माइनस a2 इनटू आपके पास आ जाएगा जी अयोटा साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर फिर हमारे पास जो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा कि हम दोनों देखना आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे तो वहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसकी जो इक्वेशन आपके पास होती है वो हो जाएगी a1 a प्लस आयोटा बी, और a2 आपके पास आ जाएगा a माइनस आयोटा बी आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम यहाँ पे a1 प्लस a2 और a1 माइनस a2 की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास a1 प्लस a2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2a, और जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे a1 माइनस a2 तो यहाँ पर आपके पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आयोटा b आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में जहाँ पर आपके पास a1 प्लस a2 है और a1 माइनस a2 है वहाँ पर उसके हम वैल्यूज़ को पुट आउट कर देंगे। जब हम इसकी वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस बीटा टी इन टू आपके पास आ जाएगा 2a कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम टी माइनस 2b साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर यहाँ पर हमने जो अगर इसका हम कंपेयर करवाएं तो कंपेयर जब करवाएंगे तो आपके पास जो 2a की वैल्यू आ जाएगी दिस इज़ इक्वल टू एक्स एम कॉज ऑफ फाई आपके पास आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम देंगे। इसी तरह से आपके पास जो 2b आ जाएगा एक्स एम साइन ऑफ बी, यानी कि अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो अगेन यहाँ पर फिर हमारे पास जो इस इक्वेशन बनेगी यहाँ पर इसकी वो कुछ इस तरह से बनेगी आपके पास कि जब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम 2a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और जब 2b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा टी। अब यहाँ पे मैं 2a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो कि आपके पास क्या है एक्स एम कॉज ऑफ फाई एंड कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम टी माइनस 2b की वैल्यू मेरे पास क्या है एक्स एम साइन ऑफ फाई एंड साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी आपके पास है। तो ये मेरे पास एक क्लोज फॉर्म बन गया जी। फार्मूला है हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की क्लोज फॉर्म बन जाएगी जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा हुआ है अपनी मैट्रिक क्लासेस में भी और इंटर क्लासेस में भी। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा एक्स एम, यहाँ पर ई की पावर माइनस बीटा टी ये आपका आ जाएगा, और ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा जी कॉज ऑफ
ओमेगा प्राइम टी प्लस फाई। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो यहाँ पर हम आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज़ करते हैं और आज हमने डिस्कस किया है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक